कि बिजपुरी आगरा से बोल रहा हूँ। मैं सेकेंड ईयर सिविल यानी कि 4th सेमेस्टर को इरिगेशन सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये यूनिट 10 है और यूनिट 11 दोनों में इसमें कराने जा रहा हूँ। यूनिट 10 का थोड़ा सा पार्ट रह गया है 2 मिनट का, उसके बाद यूनिट 11। हाँ, अब मैं आपको पढ़ा जो रह गया था काठी नुमा उपद्रव यानी कि सैडल स्पाइल वे का थोड़ा सा रह गया था, इसलिए किसी उपयुक्त गड्ढे डिप्रेशन यहाँ से दोबारा काठी उपद्रव के लिए जलाशय बेसिन रिजर्वायर बेसिन की परिधि पर स्थिति किसी उपयुक्त गड्ढे डिप्रेशन अथवा कम गहरी घाटी का चयन किया जाता है। फुल स्टॉप। गड्ढे की तली बांध का पूर्ण जलतल FRL पर स्थित होना चाहिए। नेक्स्ट, सेल भराई बांध रॉक फिल डैम DAMPS डैम DAMS सेल भराई बांध। यह बांध पत्थरों व भाटों की समलाकार परिच्छेद के रूप में भरकर बनाया जाता है। बांध की दोनों फलकों की उपयुक्त ढालें दी जाती हैं, ताकि पत्थर अपने स्थान पर बना रहे और नीचे को लुढ़के नहीं। बांध की दोनों ओर पानी के प्रवेश की रोकने के लिए जलाशय की ओर वाली फलक पर जल अभेद मेटीरियल की मोटी परत डाली जाती है। फुल स्टॉप। और नींव में रिसन रोक दीवार कट ऑफ वॉल बनाई जाती है। तो ये आपका यूनिट 10 ख़त्म हो गया। अब आपका यूनिट 11 स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि यूनिट 11 यानी कि आपका 90% कोर्स समाप्त हो गया है, कुल 10% रह गया। यूनिट 13 है जो बहुत छोटी छोटी हैं, 12-13। अब आपका 90% कोर्स खत्म हो गया। फिर मैं अब आपको पढ़ाने आ रहा हूँ यूनिट 11 जल ग्रसन तथा अववाह जल निकासी। यूनिट 11 है जल ग्रसन तथा अववाह जल निकासी, वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज। जल ग्रसन वाटर लॉगिंग। जब अत्यधिक नमी तथा अवायुजीवी दशा के कारण जल क्षेत्र की मृदा अनुत्पादक व अनुप्रस्थ हो जाती है तो इसे जल ग्रसन या जल लगन अथवा जल क्रांति वाटर लॉगिंग कहते हैं। इसके बाद किसी क्षेत्र के जलग्रस्त होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि भौम जलतल ऊपर उठकर भूमि तल के पास आ जाए। फुल स्टॉप। भौम जलतल के नीचे रहने पर भी केशिका क्रिया कैपिलरी एक्शन CAPILLARY एक्शन द्वारा नमी ऊपर पौधों की जड़ तक पहुंच जाती है और जड़ क्षेत्र के स्थायी रूप से संतृप्त कर सकती है। अतः किसी विशेष फसल के जल क्षेत्र की भूमि तल से गहराई व मृदा की कोशिका गहराई का जोड़ यदि भौम जल तल की गहराई से अधिक हो जाता है तो वह क्षेत्र उस फसल के लिए जलग्रस्त तथा अनुत्पादक मान लिया जाएगा। इसके बाद जल ग्रसन के कारण कॉजेस ऑफ वाटर लॉगिंग। नंबर 1 जल ग्रसन के कारण कॉजेस ऑफ वाटर लॉगिंग। नंबर 1 अत्यधिक सिंचाई के कारण जिन क्षेत्रों की सिंचाई आवश्यकता से अधिक की जाती है वह क्षेत्र कुछ समय के पश्चात जलग्रस्त हो जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट कच्ची नहरों के रिसन के कारण। कच्ची नहरों से पानी का रिसन अधिक होता है। यह रिसता हुआ पानी नीचे जाकर भौम जल में मिलता रहता है, जिससे भौम जल तल धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है और भूमि तल के निकट आ जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, नहर खंड अधिक भराव में होने से जिस क्षेत्र में नहरें सामान्य भूमि तल से बहुत ऊपर भराव में बनाई जाती हैं वहाँ नहर से पानी अधिक रिसता है। नेक्स्ट पॉइंट 4th पॉइंट, क्षेत्र का नीचा होना। यदि क्षेत्र की स्थलाकृति एक प्याले यानी कप शेप्ड की भांति हो तो आसपास के क्षेत्रों का पानी
बहकर पॉइंट उपयुक्त जल की निकासी ना होने के कारण, उपयुक्त जल की निकासी ना होने के कारण। अब देखिए, यदि वर्षा का पानी क्षेत्र से दूर ले जाने के लिए जल निकास नालियों की उचित व्यवस्था नहीं है तो पानी लंबे समय तक क्षेत्र में रुक रहेगा। यानी जल निकासी की कोई व्यवस्था नाली द्वारा नहीं है तो पानी क्या रहा है, भरा रहेगा क्षेत्र के अंदर, तो वो क्षेत्र में पानी रुक जाता है और वहाँ की भूमि जलग्रस्त हो जाती है। पानी जब भूमि सूख लेगी, दलदली जलग्रस्त हो जाएगी, तो वह भूमि जलग्रस्त हो जाती है। इसके बाद जलग्रसन के कुप्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग, इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग। नंबर 1, उपज पर प्रभाव, उपज पर प्रभाव। नंबर 1, पौधों की जड़ों के अत्यधिक संतृप्त होने के कारण इनकी बढ़ोतरी संतोषजनक नहीं होती है। पौधों की जड़ों के अत्यधिक संतृप्त होने के कारण इनकी बढ़ोतरी संतोषजनक नहीं होती है, जिससे फसल पर कुप्रभाव पड़ता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, वायुजीवी जीवाणुओं की कमी, वायुजीवी जीवाणुओं की कमी। पौधों की जड़ों में वायु का उचित आवागमन न होने के कारण वायुजीवी जीवाणु सक्रिय नहीं हो पाते और पौधों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी के तापमान में कमी। नेक्स्ट, मिट्टी के तापमान में कमी। जलग्रस्तता के कारण मिट्टी का तापमान कम हो जाता है, जिससे जीवाणुओं की सक्रियता घट जाती है, जिससे उपज पर प्रभाव पड़ता है। जलग्रस्तता के कारण मिट्टी का तापमान जब कम हो जाता है, क्योंकि पानी भरा रहता है तो मिट्टी का तापमान कम होता है, इससे जीवाणु की सक्रियता जो है कम हो जाती है, इससे उपज पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जल्दी हो जाती है तो जो उसमें डेवलप होना चाहिए खाद के लिए वो नहीं हो पाती। नंबर 4 पॉइंट, फसल पकने का समय घट जाना। जलग्रस्त क्षेत्र में फसल पूर्ण विकास होने से पूर्व ही पक जाती है। जब पानी बहुत ज़्यादा मिलता है तो फसल पूर्ण जो टाइम पे पकनी चाहिए उससे पहले ही, पूर्ण विकास से पहले ही पक जाती है, जिसके कारण उपज घट जाती है, उसके कारण उसमें जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, खेत जोड़ने में कठिनाई, खेत जोड़ने में कठिनाई। जलग्रस्त खेत को जोतने तथा तैयार करने में परेशानी होती है। पानी भरा रहता है तो जलग्रस्त खेत को जोतने में भी और तैयार करने में कठिनाई होती है, पलावा करने में भी, क्योंकि ज़मीन अधिक गीली रहती है। जब तक ज़मीन सूखेगी नहीं तो तब पलावा भी नहीं होगा और खेत भी नहीं जोता जाएगा। इसके आगे देखिए, जलग्रस्त क्षेत्र में अतिरिक्त पानी की निकासी के लाभ। जलग्रस्त क्षेत्र में अतिरिक्त पानी के निकासी के लाभ। नंबर 1, अतिरिक्त वर्षा जल क्षेत्र से दूर चला जाता है, जिससे भूमि पानी में डूबने से बची रहती है, भूमि जो पानी में डूबने से बची रहती है। दूसरा पॉइंट, भौम जल स्तर को नीचे गिराकर जलग्रस्त भूमि का सुधार किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, भौम जल स्तर को ऊपर उठाने से रोका जा सकता है, भौम जल स्तर को ऊपर उठने से रोका जा सकता है, जिससे भूमि के भविष्य में जलग्रस्त होने की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट 4, खेतों की जुताई एवं बुआई में, खेतों की जुताई एवं बुआई में दिक्कत नहीं पड़ती है। फसलें समयबद्ध क्रम में बोई तथा काटी जा सकती हैं। 5वां पॉइंट, क्षारीय भूमि का उद्धार किया जा सकता है, जो क्षारीय भूमि है उसका उद्धार हो जाता है। अब आप इसका देखिए, सतही नालियाँ, सरफेस ड्रेनेज, SURFACDRAIN, सरफेस ड्रेनेज, इसके बारे में लिखिए, सतही नालियाँ। यह नालियाँ भूमि की सतह पर बनाई जाती हैं और ऊपर से खुली होती हैं। फुल स्टॉप। सतही नालियाँ क्षेत्र की ऊपरी हुई समोच्च रेखाओं का अनुसरण करती हैं। फुल स्टॉप। और प्राय कच्ची होती हैं। इन नालियों के तटबंध बैंक्स नहीं रखे जाते हैं ताकि आसपास का पानी इकट्ठा ना हो।
बैंक में तटबंध